हमारी सांसद सदस्य एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी श्रीमती रजनी पाटिल जी, सम्मानित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई मुकेश अग्निहोत्री जी, सम्मानित विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी, सम्मानित कर्नल धनीराम शांडिल जी, सम्मानित चौधरी चंद्र कुमार जी, सम्मानित श्री हर्षवर्धन चौहान जी, सम्मानित श्री रोहित ठाकुर जी, सम्मानित श्री राजेश धर्मानी जी, सम्मानित श्री हमारे यादविंदर गौमा जी, सभी सम्मानित मंच पर विधायक, सभी कैबिनेट रैंक के हमारे मिनिस्टर्स, सभी पूर्व अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर जी, हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष और सबसे नए और नवयुक्त युवा अध्यक्ष जो 3 बार विधायक रहे हैं, हमारे छोटे भाई विनय कुमार जी, और दूर दराज क्षेत्र से आए प्रदेश के हमारे बुजुर्ग, माताएं, युवा साथियों, बहनें, प्यारे बच्चों, आज ये जन संकल्प रैली में ये जो जन सैलाब उमड़ा है, ये इस बात को इंगित करता है कि 3 वर्ष पहले ये रिज के ऐतिहासिक मैदान से एक आप जैसे परिवार से उठकर, जिसके परिवार में ना तो कोई राजनीति में था, ना कोई राजनीति की कल्पना कर सकता था, आप लोगों के आशीर्वाद से, श्रीमती सोनिया गांधी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से, प्रियंका गांधी जी के आशीर्वाद से और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के आशीर्वाद से मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। मैं सबसे अनुरोध करूंगा, नारे मत लगाइए। मैं जब मुख्यमंत्री बना, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी उस महान पार्टी की विचारधारा का, जिस महान पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई। और जब देश को बनाने की बात आई तो कांग्रेस के 2 बड़े महान नेताओं ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। देश के 75 साल लोकतंत्र के हो गए हैं, एक भी नेता कोई दूसरी पार्टी का ये बता दे जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया हो। कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 प्रधानमंत्री इस देश की रक्षा, इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का निछावर करके चले गए। कोई दूसरी पार्टी का ऐसा नेता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की देशभक्ति की विचारधारा को प्रभावित कर देती है। मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। सुबह का नाश्ता करके जब उसने अपनी चौखट के बाहर पैर रखा, उसे क्या ज्ञात था कि देश के दुश्मन उसकी छाती में 36 गोलियां दाग देंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी के मृत्यु के समय अंतिम सांस ये निकली, जय हिंद। यही नहीं, उसके बाद उनके बेटे को प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली। प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलने के बाद वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे। देश के दुश्मनों ने उन्हें बम से उड़ा दिया। सिर कहीं और गिरा, धड़ कहीं और गिरा, टांग कहीं और गिरी, बाजू कहीं और गिरा। कांग्रेस पार्टी ने 2 प्रधानमंत्री देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान कर दिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग
उस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर उंगली उठाते हैं। एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए, जो लोग देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, वो लोकतंत्र के कारण ही आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, जिसकी रक्षा कांग्रेस पार्टी ने की है। माननीय, मैं आज प्रदेश की जनता को यह बताना चाहता हूं, जब मैंने ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ ली थी और जब मैं ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ लेने के बाद मैंने उस व्यवस्था को तोड़ा कि मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद सचिवालय में अधिकारियों की बैठक करते हैं। मैं उन बच्चों के पास गया जो बेसहारा थे, जिनके माता नहीं थे, जिनके पिता नहीं थे, जो कोई उम्मीद नहीं लगा सकता था। उन बच्चों के हॉस्टल में जाकर मैंने उनका रहन सहन देखा और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। उन बच्चों को मैंने जब मैंने उन बच्चों को देखा, अरे भाई आप नारे बाद में लगाइए, जब मैंने उन बच्चों के हालात को देखा, मैं अपने घर वापिस आया और इस सरकार में पहला हमने जो काम किया और देश का पहला ऐसा कानून बनाया, जो बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। और आज 3 साल के अंतराल के बाद वो 6000 बच्चे आज अपने जीवन यापन कर रहे हैं। जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, सरकार फीस दे रही है, हॉस्टल में रह रहे हैं, सरकार फीस दे रही है। और जिस तरह अपने परिवार के बच्चों को 4000 रुपये पॉकेट हम हर महीने की देते हैं, हमारी सरकार हर बच्चे को 6000 को 4000 रुपया महीना पॉकेट मनी की दे रही है, साल के 48,000 रुपया दे रही है। उन्हें हमें बेसहारा नहीं छोड़ा। घर बनाने के लिए 3 लाख रुपया, कोचिंग के लिए 1 लाख रुपया, शादी के लिए 2 लाख हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। ये हमारी गारंटी नहीं थी, ये हमारी वो सोच थी जिस सोच से हम समाज की सेवा करने के लिए आए हैं। हमारी गारंटियों की बात करते हैं। मुझे जब से मैं राजनीति में हूं, चुनौतियां मिलती रही है और जब मुख्यमंत्री बना 3 चुनौतियां मेरे सामने खड़ी थी। एक चुनौती की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहली चुनौती, अधिकारियों की बैठक लेने के बाद पता लगा, जो आज सोशल मीडिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो चक्कर के बीजेपी के कार्यालय में 20 लोग बिठाए हैं मेरे खिलाफ, उनको मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने इस प्रदेश की गरीब जनता पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ा। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ा। उस कर्जे को चुकाने के लिए, क्योंकि कर्जे की किस्त की अदायगी करनी है, मूलधन की अदायगी करनी है, ब्याज की अदायगी करनी है, हमें कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। उनके नेता हमको कहते हैं कि 1 लाख कर्जे में डुबो दिया। आपकी तो डबल इंजन की सरकार थी, आप कैसे 75,000 करोड़ रुपए के कर्जा हम पर छोड़ के गए। हम उस चुनौती से भी लड़े और मैं आपको बताना चाहता हूं, 6th पे कमीशन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को दे दिया गया। नोटिफिकेशन कर दी गई चुनावों से पहले जून 2022 में और उनका एरियर 10,000 करोड़ रुपए का, यह सोचकर छोड़ दिया कि दोबारा हमारी सरकार आएगी और 10,000 करोड़ रुपए का एरियर 75,000 और 10,000 85,000 करोड़ रुपया हम पर छोड़ कर गए। यह आर्थिक चुनौती थी। मैं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मंत्रिमंडल के सब सदस्यों ने
कंधे से कंधा मिलाकर इस आर्थिक चुनौती का सामना किया। सभी कांग्रेस के विधायकों ने सामना किया और प्रदेश की जनता ने सामना किया। फिर हमारी एक सामाजिक सुरक्षा की वेदना थी। मैं किसान का भी बेटा हूं, कर्मचारी का भी बेटा हूं। हमने कहा कि पहली कैबिनेट में ओपीएस देंगे। अगर हमने राजनीतिक लाभ ही लेना होता, राजनीतिक फायदे की बात ही करनी होती, तो हम ओपीएस 2027 में देते। लेकिन हमने कहा नहीं, हम अपने बुजुर्गों को हाथ फैलाने नहीं देंगे। जिन्होंने प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, वो बुढ़ापे के बाद अपने परिवार के सामने हाथ फैलाए, किसी और के सामने हाथ फैलाए। ये दृष्टिकोण कांग्रेस की सरकार का नहीं हो सकता। पहली कैबिनेट में ओपीएस दिया और जो रिटायर हो चुके थे उन्हें पेंशन सिर्फ 3,000 रुपया मिलती थी। ओपीएस के बाद 30,000 रुपया पेंशन मिलनी शुरू होगी। जहां बुजुर्गों का घर में भी कम आदर होता था, पेंशन मिलने के बाद उनके पोते भी पढ़ने लग पड़े और उनकी जो जीवन है वो सम्मानपूर्वक जीवन जीने लगे। केंद्र की सरकार ने क्या किया? ओपीएस देने के बाद 1600 करोड़ रुपए हमारे बंद कर दिए। हमने उस चुनौती का भी सामना किया। ये आर्थिक चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पैदा की गई थी, ये सब आप लोगों की सहारे हमने उसको जीता है। मैं अभी मुख्यमंत्री बना ही था, इतिहास की आजादी के बाद सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश में आन पड़ी। 2023 में कुल्लू में भयंकर बाढ़ आई, पूरा कुल्लू अस्त व्यस्त हो गया। मैं 4 दिन कुल्लू में बैठा। मैं 3 साल के जो घटनाक्रम है इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं। 75,000 टूरिस्ट फंसे हुए थे, सड़कें टूटी हुई थी, दिल्ली से एम्बेसडरों के फोन आ रहे थे। कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर जी, भुवनेश्वर गौड़ जी दिन रात युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे थे। हम जब पहुंचे, हमने सड़कें तक खुलवाई, उप मुख्यमंत्री ने पानी की योजना लाई, शिक्षा मंत्री हमारे हर गांव तक पहुंचे, सारा मंत्रिमंडल पीठ सब वहां था। अब कैसे लोगों को बचाया जाए, पहला दायित्व ये था। और उनने जहां एयरफोर्स वालों ने मना कर दिया, हमारे दो मंत्री किसी सरकार में मंत्री नहीं जाते इतने समय थे। जगत सिंह नेगी जी उस समय मंत्री थे और सीपीएस हमारे संजय बस्ती उस समय थे। जगत सिंह नेगी जी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ये चंद्रताल के 300 लोगों को रात के -5 डिग्री में निकालकर वापिस लाए और उन्हें घर पहुंचाया। ये संवेदनशील सरकार है। फिर क्या हुआ? 75,000 लोगों को कैसे घर पहुंचाना है? टेम्परेरी सड़कें छोड़ी गई और सारे लोगों को कीर्तपुर मनाली तक हमने लंगर लगा दिया। कोई भी भूखा इस देवभूमि से ना जाए। पूरे हिंदुस्तान में हमारी सरकार की प्रशंसा हुई, वर्ल्ड बैंक ने प्रशंसा की और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी हमारी प्रशंसा की। यह सरकार की संवेदनशीलता थी। फिर क्या हुआ? केंद्र की सरकार आई। केंद्र की सरकार ने आंकलन किया कि 23-24 में 9300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, सरकार को राहत मिलनी चाहिए। 2 साल बाद, जिसे पीडीएन कहते हैं, हमें 2000 करोड़ की राहत मिली और राहत मिलने के बाद अभी तक सिर्फ 451 करोड़ रुपया है। 2000 करोड़ में भी 500 करोड़ रुपया हमारा है। हमारे हाथ बांधने की कोशिश की जाती है। अब उसके बाद सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया। हर परिवार को बसाना था।
हर बेघर को बसाना था, हर पीड़ा को हमने सहा है, हर दुख को हमने बांटा है। एक भी व्यक्ति कोई आपदा प्रभावित होगा, 23,000 घर टूट गए। मुझे पता है हिमाचल में एक घर बनाने के लिए हम पूरे जीवन की कमाई लगा देते हैं और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि रातों रात उसका घर बह जाए, पीने के पानी का गिलास तक ना बचे। कैसे बसाया जाए इन परिवारों को। अधिकारियों की बैठक होती थी, कहा नियम ये है, कानून ये है, 1,50,000 से ज्यादा हम नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,50,000 रुपया मिलता था, जिसमें 1,30,000 केंद्र सरकार देती है, 20,000 राज्य सरकार का होता था। हमने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिए, कानून बदल दिए। जिस अधिकारी ने कहा नियम नहीं बदले जा सकते, कानून नहीं बदले जा सकते, 40 साल से ये व्यवस्था चली आ रही है, हमने उस व्यवस्था को बदल दिया और आपदा प्रभावित परिवारों को हिंदुस्तान का सबसे अच्छा पैकेज 7 लाख रुपया घर बनाने के लिए दिया, 1 लाख रुपया मकान बनाने के लिए दिया है। ये प्राकृतिक चुनौती थी। उसके बाद कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, राजनीतिक चुनौती का हम लोगों ने सामना किया। राजनीतिक चुनौती का सामना करने के लिए हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जो जीत कर आए वो विधायक बिक गए। खरीदार कौन था? खरीदार कौन था? जो लोकतंत्र की बात कर रहा है वो लोकतंत्र को खरीद रहा है और लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। खरीदार थी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, जयराम ठाकुर जी मंडी जिला से हैं। 8 बजे गवर्नर के पास पहुंच गए, कहा कि हमारे औथ दिला दी जाए। हमारे अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी यहां बैठे हैं, कानून के ज्ञाता है। और मैं कहना चाहता हूं, विधानसभा के सभा पटल पर आकर यह कहा, जो आपके परिवार से निकला हुआ मुख्यमंत्री था उसके और उसकी सरकार के बारे में यह कहा गया कि अब इस सरकार को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। भगवान की आशीर्वाद देखिए और जयराम का अहम और घमंड देखिए। 6 सीटें दोबारा जुड़ाकर हमें 40 पर पहुंचाया। ये प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आम जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने का धन्यवाद करना चाहता हूं। और अभी कह रहे हैं मेरी एक छोटी सी गाड़ी है जो मैंने अपनी मेहनत से, पहले मैंने मारुति 800 खरीदी थी, फिर अल्टो खरीदी। और जब भी मैं बजट देने जाता हूं, 3 बजट दिए मैं अल्टो में आता हूं। मैं अल्टो में क्यों आता हूं? मैं दिखावे के लिए नहीं आता, मैं तो मुख्यमंत्री बन गया हूं, मेरे नाम के आगे मुख्यमंत्री बन गया है। मैं क्यों आता हूं? क्योंकि मैं आम आदमी का दर्द जानता हूं कि जब मैंने कैसे कैसे मेहनत करके अल्टो गाड़ी खरीदी है, उस अल्टो गाड़ी का मजाक जयराम जी ने उड़ाया कि अगले 2027 के चुनाव में अल्टो गाड़ी में जितने विधायक आएंगे। जयराम जी ने तो भगवान को चुनौती दे दी थी, 2027 में हम 52 सीट वोल्वो में भरकर आएंगे, आपके आशीर्वाद से आएंगे या आपके चौक से आएंगे। याद रखना, ये लड़ाई की शुरुआत है। लड़ाई सब प्रकार से लड़ी जाती है, अंदर से भी बाहर से भी। और युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं, युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं। ये युद्ध ईमानदारी का है, ये युद्ध गरीब का है, ये युद्ध किसान के अधिकारों का है, ये युद्ध महिलाओं के सम्मान का है। मैं बार बार कहता हूं, युवाओं के रोजगार का युद्ध है। 2032 में 7 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली
और अमीर राज्य होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तीसरी चुनौती आर्थिक राजनीतिक फिर हमारे प्राकृतिक आपदा ने घेर लिया। 2025 की आपदा 2023 से भी भयंकर आई। यही मंडी जिबला सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी वाले हमें कह रहे हैं कि आप जश्न मना रहे। हम नहीं जश्न मना रहे। हम क्यों जश्न मनाएंगे? हमने तो जन संकल्प रैली की है और जन संकल्प रैली में जनता के प्रति जो संकल्प लेकर आए हैं उस भावना को प्रकट कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम के घर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और सबसे ज्यादा राहत कांग्रेस की सरकार उनको बांट रही है, कोई मतभेद नहीं कर रही है। जीवन की जिस भी पड़ाव पर भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती आ रही है, हमारी गारंटियों की बात करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी 7 गारंटियां कौन सी हमने पूरी की है। और बीजेपी वाले भी सुन ले, लिख ले इसको कि अभी जिस गारंटी की आप बात करते हैं हम उस गारंटी को भी हम जल्दी पूरा करेंगे। हमने सबसे पहले ओपीएस दिया, ये हमारी पहली गारंटी थी। दूसरी गारंटी, मैं गारंटी का कागज लेके आया हूं। पहले 10 लीटर दूध खरीदना था, दूसरी गारंटी में 10 लीटर दूध खरीदना था। पत्रकार बंधुओं आप भी फोटो खींच लेना, क्योंकि बीजेपी तो झूठ ही बोलेगी। दूसरी गारंटी 10 लीटर हर परिवार से दूध खरीदना था, रेट तय नहीं था। हमने दूसरी गारंटी 10 क्या 20 लीटर भी खरीद रहे हैं और 51 रुपए के हिसाब से दूध खरीदे हैं। इनके नेता 2 रुपए गोबर की बात कर रहे हैं, हम तो 3 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीद रहे हैं। चौथी गारंटी बागबानों को मूल्य तय करेंगे। यूनिवर्सल कार्टन ने वो तय करके बता दिया, जिसकी ताकत भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी। हमारे बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने यूनिवर्सल कार्टन का लोगों को, बागवानों को देकर सबसे बड़ा उद्यान किया है। छठी गारंटी सुनो, 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना में आज ई टैक्सी के द्वारा 20 लाख पर 10 लाख की सब्सिडी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ई टैक्सी की 100 जो हमारे ई टैक्सी वाले हैं उनको दी। और उसके अलावा 75,000 रुपया महीना गाड़ी का दे रहे हैं और हर महीने दे रहे हैं और 4 साल की गारंटी के साथ दे रहे हैं। मैं पत्रकार बंधुओं को यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समय भारतीय जनता पार्टी ने, हमने कहा था कि 4 हर विधानसभा क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम खोलेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की शुरुआत कर दी है। 2 गारंटियां की बार बार बात करते हैं। दो गारंटियों की वो बात करते हैं। आने वाले 2 सालों में हम उन गारंटियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो हमारी मैडम रजनी पाटिल जी ने कहा है, जल्दी ही उस गारंटी को पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया और हमने अब क्या किया 3 साल में, ये तो मैंने गारंटियों की बात की। आप लोगों की संपदा को, आप लोगों के पैसे को, बहुत बड़ा उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। मैं बताना चाहता हूं, 4500 बीघा जगह, आज 1 बीघा जगह की कीमत 10 लाख रुपया है हिमाचल प्रदेश में।
4500 बीघा जगह 1,32,00,000 रुपए में दे दी गई। यही नहीं, अगर आप अपनी रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, 1 बीघा की 8% रजिस्ट्री फीस लगती है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को कस्टमाइज पैकेज के नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ कर दी गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की 5 साल पुरानी सरकार ने जो किया, उसकी मैं आपको करतूत बताता हूं। पूछो उनसे, आप 5,000 बीघा 1,32,00,000 में आप बिजली का बिल 200 यूनिट के बाद 4 रुपए प्रति यूनिट देते हैं। उद्योगपतियों को 5 साल के लिए 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली का कंप्रोमाइज कर दिया उन्होंने। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और बताना चाहता हूं, शराब के ठेकों में 4 साल तक ठेके रिन्यू होते रहे। 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ठेके रिन्यू होते रहे। 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 4 साल में 450 करोड़ रुपया सरकार की ट्रेजरी में डाला। और हमने क्या किया, 1 साल में ठेकों की ऑक्शन से 450 करोड़ सरकार के खजाने में डाला। 4 साल बिनाम 1 साल। हमने क्या किया, मैं सत्ता की कुर्सी में मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हूं। इस कुर्सी में आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, पर जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको जानकारी होती है। मैं बताना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री होती है उनको जानकारी होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के केस हार जाती है सरकार। हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस जीता 23 साल बाद। 300 करोड़ रुपया सरकार की ट्रेजरी में डिपॉजिट करवाया। पिछले कई सालों से बड़े बड़े उद्योगपतियों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी। JSW जिंदल ग्रुप की बहुत बड़ी कंपनी थी, आपका संपदा है, पैसे आपके हैं, उससे 6% की रॉयल्टी नहीं लेगी। हाईकोर्ट ने भी फैसला उनके फेवर में कर दिया। हमने वो लड़ाई लड़ी और 1 साल में 250 करोड़ रुपए की इनकम उस हमारे को JSW के इससे होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। आप रोज सोशल मीडिया में नैतिकता भारतीय जनता पार्टी की देखिए। मैं अपने शब्दों में नहीं कह सकता। ये नैतिकता का जो लोग पाठ पढ़ाते हैं, जो ईमानदारी की बात करते हैं, वो सब भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। जो लोग राजनीति में सच्चे सेवक होते हैं, वो ना घबराते हैं, ना हमें किसी से घबराने की जरूरत है। आप लोगों का अगर हमें साथ है, मैं दावे के साथ कर सकता हूं, 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं, आप हमारे साथ खड़े होइए। क्या आप सब लोग खड़े होंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। सारे पीछे से भी हाथ खड़ा करके बताइए, पीछे वाले भी हाथ खड़ा करके। अगर आप सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं, मैं कह सकता हूं 2002 साल में हिमाचल की तकदीर बदलेंगे, हिमाचल की तस्वीर बदलेंगे और भ्रष्टाचारियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिमाचल। कांग्रेस पार्टी, हाथ खड़ा करके कांग्रेस पार्टी। जय हिंद, जय हिंद।